आप अपने इस बड़ी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? M2 को। M2 का क्या मतलब है? M2 प्रयास एक निःशुल्क शिक्षण अभियान है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों या गांव के बच्चों को पढ़ाता है। इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 में 3 बच्चों से। आज 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं मुफ्त में। जब से आपका एडमिशन हुआ तब से अब तक के क्या अचीवमेंट आपने वहाँ पे हासिल किए हैं? नेशनल लेवल पे खेल के आए फुटबॉल। आगे गए तो मैं माननीय जगदीप धनखड़ से मिलने का मौका मिला जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद नेशनल लेवल पे मेरे को लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मिला अंडर 14 टीम से, जिसमें हम SGF गए जो टीम सेलेक्ट होती है इंडिया की फुटबॉल। उसमें भी आपको खेलने का मौका मिला नेशनल लेवल पे। जहां गांव में अभिभावकों एवं विद्यार्थियों में अच्छे विद्यालय में पढ़ना अपने आप में एक बड़ा सपना होता है, वहीं ऐसे ही किसी गांव से निकलकर राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ने का सपना देखने वाले और उस सपने को एक अच्छी तरीके से सफल करने के लिए जो सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक के साथ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाली ज्योति जाट से आज हम बात करेंगे। नमस्कार, ड्रीमर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर हम प्रयास कर रहे हैं मेवाड़ की उन सभी प्रतिभाओं को आप तक लेकर आने का जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिनको देखकर आप भी मोटिवेट होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो पुनः मैं ज्योति का हमारे इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जो प्रेरणादायी बातचीत जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे, इसकी सबसे पहली शुरुआत ज्योति के परिचय से मैं करना चाहूंगा। तो ज्योति, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम ज्योति जाट है। मैं चित्तौड़गढ़ के पास ही के गांव से धनेत से हूँ और मैं भी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में क्लास 7th में पढ़ती हूँ। जी, ज्योति क्या करते हैं आपके पापा? फार्मर है। अच्छा, तो ज्योति के जो पिताजी हैं वो किसान हैं और ये चित्तौड़गढ़ के पास ही जो गांव है धनेत, वहां की निवासी है और वर्तमान में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ वहां पर 7th क्लास में पढ़ रही है। और याद दिला दूं मैं आपको, ये सैनिक स्कूल वही सैनिक स्कूल है जहां से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी निकले हैं। ऐसे विद्यालय में आप पढ़ रही हैं। और अब अपन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ज्योति, जहां पे आपकी उम्र के जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने में मशगूल रहते हैं, अपनी मस्ती में मशगूल रहते हैं, वहां पे आपने सैनिक स्कूल जैसे इस इतने बड़े सपने को जो आपने देखा, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई वो जरा हमें बताइए। वो शुरुआत लॉकडाउन में मेरे अंकल के द्वारा हुई। जी। जब लॉकडाउन में सब अपने खेल में सब में मग्न थे, तब उन्होंने मेरे को एक बुक लाके दी नवोदय की तैयारी के लिए। उसमें धीरे धीरे मेरे को जो समझ में आता था, जैसे रीजनिंग, उसमें ट्राई किया। ठीक है। फिर उन्होंने M2 की न्यूज़ देखी और मुझे M2 में डाला, जिससे मेरा सपना अभी तक का जो है पूरा हुआ। ओके, तो लॉकडाउन में जहां पे बाकी बच्चे मोबाइलों में रीलें देख रहे थे या अपने खेल में मस्त थे, वहां पे आपके अंकल ने आपको नवोदय और सैनिक स्कूल जैसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए मोटिवेट किया। तो आपकी जो शुरुआती जो स्कूलिंग है वो आपके गांव में ही हुई है? ओके, तो प्राइमरी जो स्कूलिंग होती है पहली दूसरी में जब आप पढ़ते थे, तो आपकी जो कौन सी सब्जेक्ट ऐसी थी जिसमें आपकी ज्यादा रुचि थी या जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती थी, वो कौन सी थी? कुछ आता जाता नहीं था, तो बस थोड़ी बहुत हिंदी में रुचि। अच्छा, हिंदी में रुचि थी। तो जब आप सैनिक स्कूल का आपने सोचा, तो सैनिक स्कूल का सोचने के बाद तो फिर वहां पे आपको हिंदी के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको आपको पढ़ना था। तो फिर उसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वहां पे आपको चैलेंजिंग लगी या फिर आपको इंटरेस्टिंग लगी? ऐसी कौन कौन सी सब्जेक्ट थी? हिंदी में थोड़ी रुचि थी तो उसमें इंटरेस्ट भी आ गया। जी बिल्कुल। पढ़ने का तो अच्छा हो गया। मैथ्स थोड़ी चैलेंजिंग थी, उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा नीड थी। जी। तो उधर रह के थोड़ी दिन रात मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल फेवरेट बन गई। ओके, तो जब आपने तैयारी शुरुआत करी तो उस तैयारी के टाइम पे आपने क्या क्या चीजें, मतलब जो स्टार्टिंग होती है ना किसी भी चीज की, अपन जानते हैं कि जो शुरुआत होती है वो बड़ी टफ होती है। और आप जब बहुत छोटी उम्र में इतने बड़े सपने लेकर जब आप चलते हैं तो वहां पे आपके ऊपर काफी दबाव होता है, एक बचपना आपके अंदर रहता है। वो बचपना आपको मतलब कहीं ना कहीं वहां जाने से शायद रोक सकता है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं और वो तैयारी आपने कैसे शुरुआत करी और किस प्रकार से उस तैयारी को धीरे धीरे आपने एक लय पकड़ाई, एक रिदम पकड़ाई? तो शुरुआती स्टेज में जब आप तैयारी करते थे तो आपको कैसा लगता था कि तैयारी करना अच्छा है कि थोड़ा टफ है, कैसा लगता था?
शुरुआत में जब तैयारी की तो थोड़ा लगता था कि होगा नहीं होगा, हो जाएगा तो घर से दूर जाना पड़ेगा। ओके, हाँ ये भी रहता है बिल्कुल। हाँ, और फिर धीरे धीरे जब एक बार पेपर दिया थोड़ा। नहीं, जब आपने पेपर दिया तो आपको कैसा लगा कि पहली बार जब आपने पेपर दिया होगा? पहली बार दिया तो लगा हो जाएगा, पर पेपर छूट गया था तो अच्छा। फिर नहीं हुआ किसी कारणवश। ओके, तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे प्रवेश परीक्षाएं हो या जैसा भी कंपटीशन रहता है, उसमें परिवार का बड़ा सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता होती है। तो आपके परिवार का किस प्रकार से आपको सपोर्ट रहा, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कैसे आपके परिवार ने इस पूरी जो आपकी जर्नी है उसमें आपका सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने किस प्रकार से सपोर्ट किया, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? मेरे परिवार ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस जो भी मेरी सफलता में अभी तक। मेरी दादी जो मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे साथ रहती थी बाहर M2 में, उनका सबसे बड़ा योगदान है इसमें। फिर मेरे अंकल जिन्होंने मोटिवेट किया, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे अपना टाइम बुक किया। हाँ, उन्होंने काफी टाइम दिया, ठीक है। तो इनका आपके काफी सपोर्ट रहा। जैसे आपने कहा कि दादी आपके लिए वहाँ खाना बनाते थे, तो आप खाना बनाते थे मतलब आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे थे? हाँ, M2 में। ओके, तो जैसे कि ज्योति ने अभी अपनी बातचीत में 2-3 बार M2 का जिक्र किया है, तो हम उस पे आते हैं कि M2 की जो आप बार बार बात कर रहे हैं वो क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्योंकि वैसे काफी लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि क्या है पूरा ये M2 प्रयास करके जो चल रहा है गंगरार में, उसके बारे में बताइए। M2 प्रयास एक निःशुल्क शिक्षण अभियान है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों या गांव के बच्चों को पढ़ाता है अपने बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने के लिए, जो 3rd क्लास से पढ़ाता है। इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 में 3 बच्चों से। आज 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं मुफ्त में। अच्छा, ये मनोज भैया का सब कुछ देन वगैरह जो भी कहे हम मनोज भैया वो फाउंडर है M2 के। तो M2 का क्या मतलब है? M2 का मोरल माइंड। अच्छा, मोरल माइंड M2 की फुल फॉर्म है। तो जैसा कि ज्योति ने हमें बताया है, और मैंने भी जब, क्योंकि मैं भी मेवाड़ से हूं, तो हम लोग सब जानते हैं M2 के बारे में। M2 मेवाड़ का वो प्रकाश पुंज है जिससे जो भी सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके, और जो ऐसे गरीब बच्चे हैं उन तक निःशुल्क रूप से शिक्षा को पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं, और उनके पूरे जो जीवन है उसमें रोशनी भरने का वो काम कर रहे हैं। और वहां के जो फाउंडर हैं मनोज जी मीणा, वो मनोज भैया काफी बेहतर काम कर रहे हैं, और उनके काम से जो नवोदय की प्रवेश परीक्षाएं हो गई, सैनिक स्कूल की, और ये सारी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उड़ान की भी करवाते हैं तैयारी। हाँ, तो जो स्कूलों के थ्रू अच्छे स्कूलों में जाने की जो प्रवेश परीक्षाएं जितनी भी होती है उनकी तैयारी वहां पे M2 में करवाई जाती है। अच्छा, एक और बात है कि M2 में जो एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्या रहता है? एडमिशन सब बच्चे ले सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट गांव के बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है वाले, और जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसीलिए मनोज भैया का जो मेन फोकस है वो उन गांव वाले बच्चों के लिए है जो या तो शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर है, या आर्थिक रूप से तंगी होने की वजह से भी नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए उनका मेन फोकस रहता है। अच्छा, वहां पे M2 में बच्चे जो हैं वो कहाँ से, आसपास से आते हैं, या उनका वहीं रहने का शेड्यूल रहता है? जब आप वहां रहे हैं तो क्या सिस्टम रहता है? ये कि कुछ आसपास के गांवों से ऑटो वैन बहुत सारी आती है, लगभग 100, 150, 200 वो आ जाती है, और कोई दूर से आता है तो रूम लेकर रहते हैं। अच्छा, वहां पे तो अच्छा, जब वहां आप भी वहां रूम लेके रहते थे? हाँ। तो उसी समय आपकी दादी आपके साथ रहती थी। देखिए, अभिभावकों को मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप, इनकी जो दादी है वो इनके साथ लगभग, आप उस टाइम कौन सी क्लास में थे? 4th 5वीं में। हाँ, जब से आपने तैयारी स्टार्ट करी इन्होंने, वहां पे इनके साथ, वहां पे इनकी दादी रहती थी। तो अपने जो अभिभावक बहुत सारे कहते हैं ना कि हमसे घर के काम नहीं छूट रहे हैं, अपने बच्चों को कहीं भी दूसरी जगह डाल रहे हैं, लेकिन आप खुद कितना टाइम दे पा रहे हैं वो भी बड़ा मायने रखता है। तो ये भी आपके लिए काफी प्लस पॉइंट रहा था। ठीक है, चलिए तो आगे एक बात करते हैं कि जैसे वहां आपने कहा कि वहां पे बच्चे आने की ऑटो वगैरह में व्यवस्थाएं हैं, रहने की भी व्यवस्थाएं हैं। मैंने एक चीज वहां सुनी है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छे से और तैयारी होती है, जब एग्जाम बिल्कुल पास होता है तो उस टाइम खाना पीना और सारा अरेंजमेंट वहीं का होता है क्या? उसमें क्या रहता है? पेरेंट्स का रहता है, जैसे लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने पहले होता है। सुबह क्लास लगती है 6 बजे से। 6 से 9 जैसे लैंग्वेज की हो गई, रीजनिंग उनकी होती है। और फिर दिन में 9 बजे से शाम को 6 बजे तक एक ग्राउंड में बच्चा मैथ की प्रैक्टिस करता है, मैथ सोल्व करता है, और जो 5-5 बच्चों के पेरेंट्स मिलके बच्चों को फूड देते हैं, जैसे कोई भी
ओके, हेल्दी फूड हो गए, फ्रूट वगैरह ठीक डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ, नाश्ता वगैरह करवाते हैं। हाँ। ठीक है। और शाम को जब 6 बजे के बाद बच्चा वापस जाता है तो 7 से 9, 8, 10 तक उसकी क्लासेस चलती है वापस, ओके। लैंग्वेज की उनकी। हाँ, तो लॉन्ग टाइम क्लासेस लगती हैं, और जो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो भी सेवा भाव से, क्योंकि देखो मनोज भैया उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके मन में भी भैया के प्रति काफी रेस्पेक्ट है, तो उनका बदले में वो वहां पे सेवा भाव से बच्चों के लिए नाश्ता और भोजन की जो व्यवस्थाएं होती है उनको मैनेज करते हैं। काफी अच्छा माहौल बना के रखा है। और जैसा कि हमें ज्योति ने बताया कि 3 विद्यार्थियों से शुरू कर आज उन्होंने 2 से 2,500 विद्यार्थियों तक इस मुकाम को हासिल किया है, तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे से अलग जगह रखी है। मेवाड़ में आग जला रखी है। बिल्कुल, मेवाड़ में उनकी शिक्षा की मिसाल अभी कायम है। बहुत ही शानदार। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने 2024 में ज्योति ने 2024 का जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा थी उसमें पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की थी, तो आप अपने इस बड़ी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? M2 को। सबसे बड़ा श्रेय आप M2 को देना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आप वहां पर रहकर आपने तैयारी करिए। देखिए उनका जो डेडिकेशन है, बच्चों के अंदर जो ज्ञान और जो सारी चीजों का जो संचार उन्होंने किया है, उसी के बलबूते पर आज इन्होंने इतना शानदार मुकाम हासिल किया और उसका पूरा श्रेय ये उनको दे रही है। आपने अब मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया दीजिए कि सेल्फ स्टडी जो किस प्रकार से करिए। आप जब पढ़ते थे तो कितनी देर पढ़ते थे, आपका क्या रूटीन रहता था, थोड़ा उस पर बात हम करें। पूरे दिन M2 में रहते थे तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था, पर जितना मिलता था उसमें जीके मेरी थोड़ी कमजोर थी तो उस पर ज्यादा फोकस किया। ओके। और बाकी M2 वाले सब करवा ही देते, मैथ तो पूरे ज्यादा अच्छी वहां होती अच्छे से सोल्व करवा देते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। गणित को जब आप सोल्व कर लेते हैं वहां पे भी करा देते हैं, और आप खुद को भी उस पर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मेनली मैथ्स में ऐसा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी सवर के निकलती है। मैथ वो पूरे 5-6 घंटे प्रैक्टिस ही करनी है, सुबह 9 से शाम को। ओके, चलो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार पुनः मनोज भैया को बधाई देता हूं कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस काम को आप और भी कंटिन्यूअसली करते रहिए और ऐसे ही होनहार बच्चों को अच्छे अलग अलग मुकाम पर पहुंचाने का आप काम करते रहिए। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब जब आपका ज्योति सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में आपका सिलेक्शन हो गया और जब आपका वहां पे एडमिशन हुआ, तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के एडमिशन के बाद आपका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, वहां जाने के बाद आपको कैसा महसूस होने लगा, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। वहाँ जाने में थोड़ा मुश्किल आई क्योंकि हम इधर से हिंदी मीडियम थे, उधर पूरा इंग्लिश मीडियम, पर Okay. धीरे धीरे उनके साथ रहते हुए इम्प्रूव हो गया। डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स सब कुछ इम्प्रूव हुआ एकेडमिक से लेकर। ओके, तो अच्छा वहाँ इंग्लिश मीडियम है और अभी पहला आप हिंदी मीडियम में थे, तो वो भी आपके लिए बड़ा चैलेंज रहा। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे सैनिक स्कूल को काफी ग्लोरीफाई किया जाता है और वाकई वो ग्लोरीफाई करने जैसी चीजें भी है, तो उसमें और एक सामान्य जो विद्यालय जो गांव में चलते हैं उनमें आप क्या आपको बड़े अंतर नजर आते हैं कि इनमें दोनों में ये डिफरेंस है, सैनिक स्कूल में और जो गांव में जो विद्यालय चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल, उनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आता है सिस्टम वाइज? ये होता है कि जैसे गांव के स्कूल होते थोड़ी देर चलते हैं फिर घर चले जाते बच्चे, तो अपने काम में मग्न हो जाते, पढ़ते नहीं पढ़ते। सैनिक स्कूल में एक डेली रूटीन है, तो सुबह उठते हैं, पीटी होती है तो थोड़ा एनर्जी मिलती है वापस उससे, एक्सरसाइज से, फिर ब्रेकफास्ट, उधर ही पढ़ाई करना, फिर वापस गेम्स में फोकस, सब चीज पे फोकस रहता है, डिसिप्लिन बढ़ता है, थोड़ा इमोशनली मेंटली स्ट्रांग हो जाता है बच्चा। हाँ, तो ये वहां पे डिसिप्लिन वाइज हो गया, यहाँ हर एक एक्टिविटी में बच्चा जब इन्वॉल्व रहता है तो उसको बेनिफिट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि काफी हेल्प होती है। तो जैसे वहां पे जो एक्टिविटीज हैं उनमें मेनली आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करते हैं अभी? क्योंकि अभी मैंने आपके रिसेंटली जब आपको 1.5 साल वहां पे हो गया है सैनिक स्कूल में, मैंने बहुत सारे पेपरों में आपका नाम और मैं देखता रहता हूं, तो वो काफी आप वहां पे अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें आप ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं? अभी ज्यादा हमारा तो गर्ल्स की फुटबॉल टीम जाती है और एथलेटिक्स में होते हैं, तो उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट किया है मैंने। तो अभी का वहां पे आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, जो अभी पिछले जब से आपका एडमिशन हुआ तब से अब तक के क्या अचीवमेंट आपने वहां पे हासिल किए हैं सैनिक स्कूल में? पहले हमारा फुटबॉल मैच हुआ था जो जोनल लेवल स्कूल्स पे हुआ था, उसके बाद हम जीते, आगे गए, तो मैं माननीय जगदीप धनखड़ से मिलने का मौका मिला, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनसे मिले। फिर हम नेशनल लेवल पे खेल के आए फुटबॉल। उसके बाद नेशनल लेवल पे मेरे को लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मिला। फिर हम IPSC के द्वारा वापस फुटबॉल खेले हमने अंडर 14 टीम से, जिसमें हम SGF गए, जिससे मतलब नेशनल की
नेशनल टीम सेलेक्ट होती है इंडिया की फुटबॉल। ओके, उसमें भी आपको खेलने का मौका मिला है? नेशनल लेवल पे। ओके, तो ये तो काफी एक छोटे से गांव से निकलकर नेशनल लेवल पे खेलना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का, काफी लोगों का ये सपना रहता है। और आप, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब, उनसे भी आपको मिलने का सौभाग्य मिला था वहां पे। अच्छा, तो जब आप यहाँ, वो भी चित्तौड़ सैनिक स्कूल से ही पास आउट है? हाँ, तो वहां पे फिर आपसे बातचीत हुई उनसे थोड़ी बहुत? हाँ, उन्होंने बातचीत की, वापस स्कूल आने का बताया। अच्छा, स्कूल के बारे में बताया। चलिए, तो देखिए, गांव से निकल के एक बेटी जो भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनसे मिलने का इनको सौभाग्य मिलता है। और ये सौभाग्य मात्र सैनिक स्कूल में पढ़ने का ही, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि वहां पे पढ़ने की वजह से इनको ये मौका मिला था। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे स्कूलों में पढ़ने से ये काफी अच्छे मौके आपको मिलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चे हैं जो अभी सैनिक स्कूल में, जो अभी आपके जो जूनियर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अभी सैनिक स्कूल में जाने का सपना देखते हैं, या जो ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? उनको वैसे तो ऑफलाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन जो करते हैं प्रैक्टिस अकेडमी में, उनकी मैथ बहुत स्ट्रांग होती है। तो आगे जाके जब वो एनडीए का किसी का भी करते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है। और ऑनलाइन भी अच्छी है, करनी चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हो ऑफलाइन, तो ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। और ऑफलाइन में आप डाउट पूछ सकते हो और अपनी डेली प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को वो तो अच्छे से अभी से कर लेने चाहिए? जो मान लो तीसरी चौथी के जो बच्चे हैं, तो वो बच्चे अभी ज्यादा नहीं समझते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। जैसे आपके भी अंकल ने आपको मोटिवेट किया, आपके आंटी जी ने आपको मोटिवेट किया, तो आप वहां पहुंचे। तो ऐसे अभी तीसरी चौथी के बच्चों को किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिनसे उनको आगे बेनिफिट मिले? वो सब्जेक्ट बताइए। ज्यादा तो मैथ पे करना चाहिए, और फिर डेली न्यूज होती है तो जीके भी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, न्यूज वगैरह भी देखनी चाहिए। तो जैसे आपके न्यूज का क्या जरिया रहता था? आप अखबार पढ़ते थे मतलब स्टार्टिंग में, या फिर घर पे न्यूज देखते थे? किस प्रकार से अपडेट रहते थे न्यूज से? नहीं, न्यूज से मेरी अपडेट नहीं होती थी मैं। अच्छा, मेरे को थोड़ी जीके कमजोर थी, वो M2 जाने के बाद ही इम्प्रूव हुई। ओके, हाँ, तो ये आपको मतलब थोड़ा नुकसान रहा पहले। हाँ, तो देखो, अगर आप अपना जीके वगैरह साथ में अपडेट करते हैं तो ये आपको आगे जाके बड़ा बेनिफिट देता है। और जैसा कि ज्योति कह रही कि मैथ्स में अच्छा होना काफी अच्छी बात है। अगर आप मैथ्स बढ़िया है तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा ऐसा सोचे कि मैं सेल्फ स्टडी करके ही निकाल लूंगा, तो पॉसिबल है उसमें? उसको क्या क्या करना होगा सेल्फ स्टडी, केवल सेल्फ स्टडी अच्छी बात है कि वो सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करना उसको करनी चाहिए। और अगर वो डेली प्रैक्टिस करे, अपना टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग चले पूरा, तो वो कर सकता है। पर थोड़ी नीड हो सकती है पेरेंट्स की हेल्प की। ओके, हाँ, तो छोटा बच्चा है तो अगर पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तो बिल्कुल बशर्ते वो अच्छा काम कर लेगा। चलिए, तो अभी आपने इतने अच्छे मुकाम को आपने हासिल कर रखा है। अच्छा, आप अभी अच्छे विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर को लेकर भविष्य में आपके क्या प्लान्स है? आप करियर वाइज क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं? कैसे, क्या बनना चाहते हैं वो, और क्या आप करना चाहते हैं अपने जीवन में आगे इसके बाद? उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को मेरे जीवन में एनडीए में जाना है। ओके, और अपने देश की सेवा करनी है, बड़े एयरफोर्स में बड़ा ऑफिसर बन के। बहुत अच्छी बात है। चलो, और अगर हम सब जानते हैं कि एनडीए में गर्ल्स की सीट बहुत कम होती है, अगर नहीं हुआ तो मेरे को यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन के प्रशासनिक सेवा करनी है देश के लिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए, जो आत्मविश्वास होता है ना, वो यहाँ से आता है। जब आपके बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, तो इस प्रकार का आत्मविश्वास वहां पे देखने को मिलता है कि इनको एनडीए करना है, एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में अच्छा ऑफिसर रैंक पे जाने की इनकी इच्छा है। और अगर वहां पे भी देखिए कितना अपडेट है, अच्छे माहौल में जाने का मजा देखिए कि आप पूरा अपडेट है कि वहां पे सीटें कम होती है, तो एक और इनके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी बहुत ही शानदार है। यूपीएससी करके प्रशासनिक सेवाओं में जाकर इस देश की सेवा करने की आपको इच्छा है, तो ये तो काफी अच्छी बात है। ज्योति, अभी एंड में आप सभी पेरेंट्स को और जितने भी जो बच्चे हैं, जो भी अपने दर्शक जो भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से लास्ट में, कि आपकी तरफ से कि भाई ये मैसेज आप उनको पहुंचाना चाहें? ये कि अगर पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक होने की ज्यादा जरूरत है बच्चों के प्रति। और बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तब से ही उनको पढ़ाने की तरफ डाल देना चाहिए, अगर किसी एम पे फोकस करने के लिए। ओके,
फिर धीरे धीरे अगर सैनिक स्कूल तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है लोगों के लिए। वो शुरू से ही एनडीए जैसी चीज़ों का फाउंडेशन, फिजिकल पढ़ाई सब लेके चलता है साथ में। तो पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए। और अगर कोई मेवाड़ के आसपास का है तो उसको M2 में जाने की बहुत ज़रूरत है। M2 बहुत हेल्प कर सकता है उनको। ओके। और बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो देखो, मैंने एक चीज देखी है और मैंने आपको भी ऑब्जर्व किया है, काफी टाइम से मैं आपको जानता हूं, तो आपको मोबाइल से ज्यादा इतना मोह नहीं है। तो आप इस मोबाइल वाली जो भी बढ़ती बला है ना, इसके बारे में भी आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आपके जूनियर्स हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, या कोई बड़े भी हैं और भी किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोबाइल का तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स होंगे, जैसे मेरे पेरेंट्स है, मेरे को बिल्कुल दूर रखते फोन से। अगर वो शायद रखते तो मैं भी फोन में ही होती आज। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं देंगे तो नहीं होगा। ओके। और बच्चे को दूर रहना चाहिए थोड़ा, उसको खुद को भी मालूम होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। तो मोबाइल से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई डाउट है तो ऑनलाइन पढ़ते, एक क्लास ले ली फिर रील्स देखने लग जाते, तो उनको टीचर से पूछना चाहिए ऑनलाइन देखने से अच्छा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आपका, आपने समय निकाला। तो ये हमने बात करी थी ज्योति जाट से, जो कि चित्तौड़गढ़ के बहुत ही छोटे से गांव धनेत से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने राजस्थान के सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की थी। और पूरी बातचीत में आपने देखा किस प्रकार से ज्योति ने बड़े आत्मविश्वास के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। इस छोटी सी उम्र में आपका ये आत्मविश्वास देख के बहुत अच्छा लगता है। आज के दौर में जहां पे बच्चे यूट्यूब और रील्स वगैरह में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जहां पे अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में इनके अभिभावकों ने इतना शानदार इनको समय दिया, अच्छा इनको प्लेटफॉर्म दिया, और साथ में इन्होंने इतनी शानदार मेहनत की है और आज इस मुकाम को हासिल किया है। हम आपको इसी प्रकार से मेवाड़ की इन अलग अलग प्रतिभाओं से मिलाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। धन्यवाद।